नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बहनों को, देवियों सज्जनों को, हमारे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज के सेशन को आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे साथ। ये सेशन का जो उद्देश्य है वो है कि आपको मिशन 6 दिसंबर के लिए पूरी तरीके से तैयार करना, जिसको आप डेली 15 मिनट के रूप में देखते हैं। इनके नोट्स को अवश्य बना करके चलिए, क्योंकि यही आपके सबसे बड़े उपयोगी साथी के रूप में अंतिम रूप से आपके लिए मददगार होंगे। जब आप 6 दिसंबर से पहले लगातार इनको रिवाइज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। इसकी जो भी पीडीएफ रहती है आप सभी जानते हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूं कहां पर, अपने इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मैं देखता हूँ हम मेरे कमेंट में बहुत सारे हमारे भाई और जो हमारी बहनें हैं वो ये लिखती हैं कि सर हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है, लेकिन हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बात नहीं हो पाती है, कोई जानकारी लेनी होती है तो आइडिया नहीं ले पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आपको अगर किसी भी प्रकार की पढ़ाई रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप अपना क्वेश्चन मुझे इस व्हाट्सएप पर बेसिकली सेंड कर सकते हैं। भले ही आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हो या आप हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा हो, अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है या किसी प्रकार का स्टडी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप यहां पर अवश्य क्या कहते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को आपके साथ देखते हैं, प्लीज बताने का प्रयास कीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। उत्तर मौर्य काल में भूमि अनुदान की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप सभी विचार करें। पहला लिखा है, द सतवाहन्स वर द फर्स्ट रूलर्स टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण्स एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। सातवाहन पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा को प्रारंभ किया। सेकंड है, दीज लैंड ग्रांट्स लेड टू द ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल पावर इन द डेक्कन रीजन। इन भूमि अनुदानों के कारण दक्कन क्षेत्र में प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का धीरे धीरे विकेंद्रीकरण हुआ। इनमें से कौन से आपको आंसर सही लग रहे हैं? केवल एक, दो, दोनों ही सही हैं या अथवा दोनों ही गलत हैं? तो व्हाट वुड बी द आंसर? तो चलिए आप पॉज कीजिए, मैं इसके आंसर की तरफ चलता हूं। तो देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि सातवाहन पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री गांव देने की प्रथा को प्रारंभ किया था। ये बात बिल्कुल सही है, लैंड ग्रांट को इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ये एक्चुअल में पहले जब स्टार्ट किए गए थे तो ये एज अ धार्मिक पर्पस से किए गए थे, क्योंकि आपको मालूम है डेक्कन रीजन जो है वो बहुत एग्रीकल्चर के हिसाब से प्रॉस्परस नहीं है। तो ब्राह्मणों को इन्होंने गांव जब दान दिए थे तो इसके थ्रू रिमोट एरिया में आप ब्राह्मण्स जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि वहां पर और भी लोग जाएंगे उनके साथ, वहां पर एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होगा, वहां वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। तो इसके थ्रू स्पेशली क्या कहते हैं धार्मिक पर्पस से सर्वप्रथम लैंड ग्रांट किया गया था। लेकिन बाद में अगर हम देखेंगे तो गुप्त और हर्षोत्तर काल में जाएंगे तो फिर प्रशासनिक और सैनिक अनुदानों की भी देने की प्रथा प्रारंभ हो जाएगी। प्रशासनिक अनुदानों के रूप में जैसे जो अधिकारी होगा उसको लैंड ग्रांट दे दिया जाएगा, ना कि सैलरी दी जाएगी, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को लैंड ग्रांट देना स्टार्ट किया था। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का धीरे धीरे विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही है। जिसको लैंड ग्रांट दिए जाते थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव उसको पावर भी दी जाती थी कि वो संबंधित रिस्पेक्टिव क्षेत्र में जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर को स्पेशली मेंटेन भी करेगा। वहां पर जाएगा तो वो वहां पर एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगा, वहां पर इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करेगा। तो बट ऑब्वियस है कि उसके हाथ में भी फाइनेंशियल पावर आएगी। तो इस आधार पर
टैक्सेशन को वो लगाएगा तो बट ऑब्वियस है कि ये फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि राजा ही पहले सारी चीजें वसूल करवाता था, राजा ही पहले ये सारी चीजें काम करता था। बट अब क्या है कि जिसको लैंड ग्रांट दिया जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि वो वहां पर जाएगा और उस तरीके के वर्क को करेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय शक्ति का धीरे धीरे विकेंद्रीकरण भी हुआ था। इस प्रकार से आपके दोनों ही आंसर यहां पर सही होते हैं, 1 भी और 2 भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलते हैं। लिखा है उत्तर मौर्य काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में सार्थवा शब्द किसे संदर्भित करता है? विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड द टर्म सार्थवाह रिफर्ड टू दी। लिखा है शिल्पकार श्रेणी का प्रधान। लिखा है द लीडर ऑफ अ मोबाइल मर्चेंट कारवान। लिखा है द रॉयल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टोल कलेक्शन, टोल संग्रह का प्रभावी शाही अधिकारी। द सुपरिटेंडेंट ऑफ द स्टेट ओन्ड माइंस, राज्य के स्वामित्व वाली खदानों का अधीक्षक। तो क्या लगता है व्हाट वुड बी योर आंसर? चलिए आशा करता हूं आपने इसके आंसर को दे दिया होगा। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए जब सार्थवाह की बात करते हैं तो यह भी एक व्यापारी काफिले का प्रधान होता है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ये गतिशील व्यापारी होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली व्यापार के लिए इधर उधर गमन करते रहते हैं। इससे पहले आपने श्रेणी को देखा था, तो श्रेणी जो होते हैं वो जो श्रेष्ठक के रूप में भी रहता है, ज्येष्ठक के रूप में भी रहता है, वो स्टेशनरी के रूप में हमको स्पेशली देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सार्थवाह जो होते हैं ये गतिशील व्यापारी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, द लीडर ऑफ अ मोबाइल मर्चेंट कारवान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग dynasties the post-Mauryan period is credited with issuing the largest number of copper coins and the first large scale gold coinage in India? उत्तर मौर्य काल में किस राजवंश को भारत में सबसे बड़ी संख्या में तांबे के और बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? हिंद यमन, इंडो ग्रीक्स, कुशाणास, वेस्टर्न सत्रपास या फिर सतवाहनास? तो क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? तो आशा करते हैं भाई आपने आंसर जो है वो दे दिया होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो गोल्ड कॉइन्स को जारी किया गया था, जो प्रॉपर लेख युक्त सिक्के थे जिसमें बेसिकली चित्र भी बने हुए थे, वो हिंद यवनों ने ही किया था, हिंद यवनों ने किया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है तांबे के सिक्के और बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो कुशाणास के द्वारा ही किए गए थे। आपको पता भी है कि कुशाणों का एक स्पेशली राजा हुआ करता था, जैसे विम काडफिसस। विम काडफिसस जो था वो पहला राजा था जिसने गोल्ड के कॉइन्स को ही जारी किया था। बाद में फिर कुशाणा जो कनिष्क जो था उसने अपने सिक्के को जारी किया था, लेकिन उससे पहले कजुल काडफिसस आता था। तो कजुल काडफिसस जो है उसके हमें अधिकतर तांबे के सिक्के देखने को मिलते हैं। इवन विम काडफिसस के भी हमें तांबे के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा गोल्ड के कॉइन्स को उसने भारत में जारी भी किया था कुशाणों के द्वारा, कुशाणों के द्वारा। ठीक है ना। कुशाणों का वैसे किस कबीले के हुआ करते थे? यूची कबीला हुआ करता था इनका, है ना। कुई शुआंग स्पेशली इसका नाम हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके साथ। लिखा है उत्तर मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में विदेशी शक्तियों के आगमन का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following presents the correct chronological order of the arrival of foreign powers in northwestern India during the post-Mauryan period? तो लिखा है कुशाणास, शक, पहलवास, पार्थियंस या हिंद यवन, या हिंद यवन, इंडो ग्रीक्स, शकास, पहलवास एंड कुशानास, या इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शकास एंड कुशानास, या शकास, इंडो ग्रीक्स, कुशानास या पार्थियंस? तो क्या लगता है आपका आंसर? तो चलिए आंसर आपने दे दिया होगा, हम यही आशा करते हैं। इसके आंसर को देखें तो आप सभी को ये मालूम है कि सबसे पहले जो आए थे वो इंडो ग्रीक्स ही आए थे, इंडो ग्रीक्स ही आए थे। इंडो ग्रीक्स से पीछे फिर हमारे शकास आते हैं, शकास के पीछे फिर पार्थियंस, पहलवास आए थे जिसको गोंडो फर्नीस के रूप में आपने देखा था, है ना।
अच्छा, फिर कुछ देखिए, ये शकास जो हैं वैसे तो सेंट्रल एशिया के थे, लेकिन जब ये भारत की तरफ आए थे तो वाया ईरान के रूट से आए थे, ठीक है ना। यहां पर फिर आए थे कोई शुआंग कुशाणास हमको आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसके बाद फिर गुप्ता पीरियड में हुणास आपको देखने के लिए मिलेंगे। दैट्स वाई इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो बी होगा, जिसमें इंडो ग्रीक, शकास, पार्थियंस एंड कुशाणास हमको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्राचीन भारतीय प्रशासन में प्रांतीय शासन की छत्रप प्रणाली शुरू करने का श्रेय मुख्य रूप से किस समूह को दिया जाता है? The introduction of Satrapa system of provincial governance in ancient Indian administration is primarily attributed to which group? देखिए क्षत्रप जो है, चलिए आप आंसर बताइए। इंडो ग्रीक, सतवाहनास, इंपीरियल मौर्यास, इवन शकास एंड कुशाणास। क्या लगता है आपको आंसर? चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए क्षत्रप जो हैं, जैसे आज आप गवर्नर को देखते हैं, जो गवर्नर हमारे राज्यपाल जी के, माननीय राज्यपाल की भूमिका में देखते हैं। आप देखते हैं किसी स्टेट का जो हेड होते हैं वो गवर्नर जी होते हैं, है ना। तो वैसे प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे मौर्यास के समय में, आपको मालूम है। यही चीज शको और जो कुशाणास हुआ करते थे उनमें सत्रप कहलाते थे। तो जो सत्रप सिस्टम है, सत्रप और कोई नहीं है, गवर्नर है। तो इसके बारे में हमें स्पेशल जानकारी जो मिलती है वो शकास और कुशाणास के बारे में मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने गवर्नरशिप की छत्रपी प्रणाली को चलाया था भारत में। तो दैट्स वाई इसका सही आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, ठीक है। डी रहेगा। चलिए तो आज के क्वेश्चंस हमारे इतने ही हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं। आज है 25 बोले तो आज हमारा बैच ओरिएंटेशन है, स्पेशली हिंदी माध्यम का हमारा बैच ओरिएंटेशन है आज, जिसका नाम है अभ्युदय हिंदी। तो अगर आप भी हिंदी माध्यम से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो अभ्युदय लिखा हुआ है ये आपके लिए स्पेशली बैच है। आप इसमें मिल करके हमारे साथ एक बेस्ट टीम के साथ मिल करके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी भी टीम आपके साथ यहां जुड़ती है, इसका एक बड़ा अनुभव है इस पेपर को बार बार इंटरव्यू अपीयर करने का। बहुत से टीचर्स इसमें क्वालिफाई भी हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, इवन यूपीपीएससी के भी बहुत बार मैंने इंटरव्यू के अपीयर किया, और लगभग 8 साल से ज़्यादा मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो आप यहां पर हमारे साथ जुड़ करके स्पेशली अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। ये हमारा गोल्ड का बैच है, ये हमारा आरंभ बैच है जो इंग्लिश बैच है। इंग्लिश माध्यम वाले जो हमारे भाई बंधु हैं वो यहां पर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। बस एक विनम्र निवेदन है, जब भी बैच को लीजिए तो प्लैटिनम को ही लीजिए, क्योंकि इस प्लैटिनम में आपको ये वाला कोर्स भी मिल जाता है, पूरा प्रीलिम्स का कोर्स, इसके साथ पूरी टेस्ट सीरीज, इसके साथ ये पूरा आलेखन का बैच भी मिल जाता है, पूरा मेंस का टेस्ट सीरीज और पूरा मेंस का बैच। ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं आपके फाउंडेशन कोर्स के साथ। इसके अलावा आरओ एआरओ का कोई भी भाई बंधु हो तो वो भी इसको आराम से ज्वाइन कर सकता है। तो आरओ एआरओ के लिए भी हमारा स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, एज मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, या आप डायरेक्टली मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी बैच के रिगार्डिंग आपको अगर नीड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिशियल नंबर है 9289996923। यह हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इसमें फोन कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं सुमित सर का। तो बट ऑब्वियस है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, एज अ पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मेरी प्रोवाइड की जाएगी। बुक्स से लेकर के हर चीज, जितना भी आपको रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो सारा आपको स्टडी आईक्यू ही प्रोवाइड करता है। तो देवियों सज्जनों, देर किस बात की है, जो स्वप्न आपने देखा है वो सभी उस स्वप्न को साकार करने में पूरी स्टडी आईक्यू की टीम आप सभी के साथ है। आप अपना 100% दीजिए, यहां पर टीचर अपना 200% हमेशा देने के लिए आपके साथ रेडी रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।